ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਈਕੋ ਟਿਊਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और विदेशों तो अर्जित शुद्ध साधन आमदन भी शामिल होंगी है। ठीक है, तो सब तो पहले डेफिनेशन की लिख देवांगे कि एक किसी देश के साधारण निवासियों की एक साल दे विच जो अर्जित मतलब हुंदा कमाना, जो कमाई हुई आमदन हुंदी है साधना की, उन्होंने ही आपां की कहने राष्ट्रीय आमदनी है। एक साल के अंदर अंदर जिहड़े साधन ने उन्हां लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर द्वारा अर्जित जिहड़ी भी आमदन हुंदी है उन्होंने आपां राष्ट्रीय आमदन कहने। ठीक है जी। ਹੁਣ घरेलू आमदन की होंगी है राष्ट्रीय। ਹੁਣ घरेलू आमदन जे मान लो इंडिया दे पता करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ इंडिया की आमदन ਨੂੰ घरेलू आमदन कहांगे। जे अमेरिका का पता करना तो अमेरिका के अंदर जोड़े साधन ने उन्हों का यूज़ करके जो आमदन प्राप्त होगा तो वह अमेरिका का घरेलू आमदन होगा। ठीक है जी। अगर चाइना का तो चाइना के अंदर जोड़े साधन ने उन्हों का यूज़ करके जो इनकम प्राप्त करेंगे तो वह चाइना का घरेलू आमदन होगा। ठीक है जी। एमी घरेलू आमदन की होंगी है राष्ट्रीय आमदन विचों जे विदेशों तो शुद्ध साधन आमदन घटा दिता जाता है। शुद्ध साधन आमदन मैं तुहानूं दस्सिया सी आयात और निर्यात का जो माइनस कर देंगे उन्होंने, अगर जे आपां घरेलू आमदन विच घटा दिंदे आ ਉਹ राष्ट्रीय आमदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੂਗੀ तो घरेलू आमदन आ जूगी। ठीक है, ਉਹੀ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ। घरेलू आमदन इक्वल टू राष्ट्रीय आमदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ शुद्ध साधन आमदन प्राप्त ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ शुद्ध साधन आमदन ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ विदेशों तो साधना सेवावां दे बदले प्राप्त साधन आमदन, यानी कि जो देशवासी जड़े ने हैगे ने उन्होंने विदेशों तो जड़ी सेवावां जां वस्तु प्राप्त होंदी है उन्हां दी आमदन माइनस गैर देशवासी किहड़े होणगे जिहड़े कि उस देश दे नहीं होणगे। ठीक है जी। दी देश दी घरेलू सीमा के अंदर साधन सेवावां प्रदान करन बदले, यानी जो उन्होंने असी आमदन दिंदे आ साधना के बदले और जो वो सानू साधन ते सेवावां के बदले आमदन दिंदे आ उन्होंने जब माइनस कर देंगे तो की मिलूगी आपां नूं विदेशों तो प्राप्त शुद्ध साधन आमदन। ठीक है जी। ठीक है जी। हुण इत्थे क्लीयर हो गया की हुंदी है नैशनल इनकम। नैक्सट अपना क्वेश्चन की है प्रति व्यक्ति आमदन तो की भाव है। प्रति व्यक्ति आमदन का अनुमान किस तरह लगाया जाता, किस तरह लगाया जाता गा, नैशनल इनकम बटे जनसंख्या। ठीक है जी। पॉपूलेशन जो होंगी है। प्रति व्यक्ति आमदन तो भाव है किसी देश के लोगों को एक निश्चित म्याद दे विच प्राप्त होने वाली औसत आमदन। निश्चित म्याद मतलब एक साल दे विच जो उन्होंने आमदन प्राप्त होंगी है। स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आमदन की कमांगे, औसत आमदन भी कमांगे। मैं तुहानूं दस्सिया सी प्रति व्यक्ति आमदन औसत आमदन भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब है ये नहीं है कि देश के हर हुण जे आपां कहने औसत आमदन तो औसत आमदन तो ही पता चल जाता कि यदा मतलब ये नहीं है कि देश के विच जिन्ने भी व्यक्ति ने उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ आमदन इक्को ਜਿਹੀ होगी। कदे देखिया सब नूं इक्को ਜਿਹੀ सैलरी मिलती हो, इक्को ਜਿਹੀ वेजेस मिलते हो नहीं ना, किसी नूं घट मिलती है किसी नूं वध, क्योंकि उन्होंने काम के हिसाब नाल मिलता पैसा। ठीक है जी। कुछ व्यक्तियों की आमदन उस तो वध हो सकती है तो कुछ दी की हो सकती है घट हो सकती है। और प्रति व्यक्ति आमदन का अनुमान किवें लगा सकते हैं आपां, जो भी राष्ट्रीय आमदन है बटे जनसंख्या करके पता कर। ठीक है जी। राष्ट्रीय आमदन बटे जनसंख्या। हूँ नैक्सट क्वेश्चन की है उपभोग तो की भाव है कंजम्पशन की होंगी है, औसत कंजम्पशन की होंगी है और मार्जिनल कंजम्पशन की होंगी है। ठीक है जी। यानी कि कंजम्पशन के जोड़े दो टाइप्स अपने पढ़िया सी वो इकट्ठे एक क्वेश्चन च ही पूछ लिया, बड़ा क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी। वही जे तुसीं पहला जो वीडियो देखा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे ने जोड़े वो जोड़े तीन उपभोग की है, औसत उपभोग प्रवृत्ति की है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तीनों मिला दोगे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कवर हो जाऊगा, थोनू याद हो जाऊगा। ठीक है जी। चलो ये भी देख लेने उपभोग। हुण जे तुसी एक बार एक डेफिनेशन तुसी याद कर लिया ना तो ये देखो इत्थे कुछ होर वर्डिंग लिखी हुई है, उत्थे कुछ होर वर्डिंग, तुसी अपनी एक आसान जी वर्डिंग जे तुहानूं समझ आ गया तो तुसी आसान जी वर्डिंग लिख के इक्को थां दे उत्ते इक्को चीज़ लिख सकते हो। हुण इत्थे कुछ होर लिखा, उत्थे कुछ होर लिखा है तो तुहानूं पजल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। जे तुहानूं ओह याद हो गया कि उपभोग की हुंदा, उपभोग मतलब की हुंदा गा वस्तुआं दा वरतों करनी। ठीक है, प्रयोग करना ਤਾਂ जो की होवे प्रथागत संतुष्टि मिल सके ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ उपभोग कहने। बस इन्नी जी गल है, यही तुसी लिख सकते हो। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो की लिखा है उपभोग ਉਹ प्रक्रिया है जिस ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ अर्थव्यवस्था ਵਿੱਚ पैदा ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੇ।
ਹੁਣ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਪਭੋਗ ਬਟੇ ਆਮਦਨ, ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਟੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਭੋਗ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਲਿਖਦੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੱਚਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮਦਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪਭੋਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਐਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਿੰਗ ਬਚਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਨਕਮ, ਆਮਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਚਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਈਨਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ। ਦੇਖੋ ਉਮੀ ਆ, ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾ, ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਸ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ठीक है। तो वही कहते ने जो बचत है वो आमदन और उपभोग का अंतर है। अंतर मीनस माइनस है, सबट्रैक्शन है, ठीक है जी। जो भी तुसी पता करना कि थोड़े कितना बचा लिया पैसा, हुण तुसी मान लो थोड़ी जेब च 10 रुपए ने, 10 रुपए च तुसी 7 रुपए खर्च कर दिते, हुण दसो सेविंग कितनी रही? तो तुसी जो खर्च किया और जो थोड़ी आमदन है उहदे विच माइनस कर दोगे तो 3, ये 3 की है थोड़ी सेविंग आ गई ना सेविंग। हुण केन्स दे अनुसार बचत आमदन दी खर्च उत्ते अधिकता है, बचत आमदन दी खर्च उत्ते अधिकता है, यानी कि यह बचत की है वो हमेशा खर्च नालों ज़्यादा हुंदी है। खर्च आप हमेशा घट करने की कोशिश करते हुंदे आ, बचत नूं वधाने हुंदे आ। इहदे कई रीजन ने, कई भविख दे विच जो दुर्घटनावां दे लई रखदे हुंदे आ, कई भविख दे विच कुछ बड़ा सोचदे हुंदे ने उहदे लई सेविंग करदे। फिलहाल ये अलग गल है, ठीक है। चलो आप टॉपिक ते आने की आ। हुण औसत बचत प्रवृत्ति की हुंदी आ? औसत बचत प्रवृत्ति जिवें कि ओहदी सीगी कंजम्पशन दी, ठीक है जी। विशेष आमदन पद्धर ते ये ना डेफिनेशन याद कर लो, मेरा याद कर लो। देखो की डेफिनेशन, औसत बचत प्रवृत्ति जो भी कुल बचत अते आमदन दे अनुपात नूं औसत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है, बचत बटे आमदन, ठीक है जी। एम ए हुण सीमांत बचत प्रवृत्ति की होगी? कुल बचत दे विच परिवर्तन अते आमदन विच परिवर्तन दे अनुपात नूं ही आपां सीमांत बचत प्रवृत्ति कहंदे हाँ, ठीक है जी। ईजी हो गया ना थोड़े लिए? क्वेश्चन तो थोड़े रट्टिया होना चाहिए गा, बिल्कुल ही परफेक्टली थोड़ा मैं समझाता है। जो थोड़ा इस तो बाद भी नहीं समझ आता तो सॉरी, मैं हुण इहदे विच कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिन्ना कर सकती सी ये थोनू समझाने के लिए मैं कोशिश किया है, ठीक है जी। चलो 5th क्वेश्चन की है, निवेश की परिभाषा देनी आपाने। इन्वेस्टमेंट की हुंदी है? तो इन्वेस्टमेंट आपाने पढ़िया सी, उहनूं होर की कह सकते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। अर्थशास्त्र विच पूंजी विच कीते जाण वाले वाधे नूं निवेश कहा जाता है, ठीक है जी। पूंजी विच होण वाले वाधे नूं की कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक साल विच आमदन कहा जाता है हाँ, एक साल दे विच की हुंदा गा वो आमदन हुंदी है। एक साल दे विच जो आमदन दे विच वाधा हुंदा उहनूं ही आपां की कहने? इन्वेस्टमेंट कहने आ। दूजे शब्दां दे विच कह सकदे आपां, दूजे शब्द मतलब होर डेफिनेशन दित्ती है इन्हां ने। एक लेखा साल विच उत्पादन दा उपभोग उत्ते वधेरे खर्च होना। लेखा साल मतलब एक साल दे अंदर अंदर जो उत्पादन दा उपभोग उत्ते वधेरे खर्च हुंदा, यानी उत्पादन वालियां चीज़ां ने ना उहदे उत्ते खर्च करांगे। जिवें मान लो मशीन आ, मशीन की आ प्रोडक्ट ऐसी मशीनरी है जो अगे होर चीज़ों नूं बनाती है, ठीक है। जदों मैं अगे न्यू मशीनां खरीदूंगी तो वो की करूँगी? उहदे ते मैं खर्चा कर रही हाँ, यानी उत्पादन करने वाली वस्तु कौन है? मशीन। मशीन नूं होर खरीदूंगी यानी उहदे ते की करूँगी? मैं खर्च
खर्च करूँगी तो वही की कहाऊगा, इन्वेस्टमेंट कहाऊगा। ये इन्वेस्टमेंट हुंदा की है, देखो मान लो थोड़े कोल ना एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली मशीन है, तुसी हुण 1 साल वरत लिया, हुण थोड़े कोल ना इन्ने पैसे आ गए कि तुसी एक न्यू मशीन खरीद सकते हो, ठीक है, तो तुसी एक न्यू मशीन खरीद ली तो जो ਉਹਦੇ ਤੇ खर्चा किया ना ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ इन्वेस्टमेंट होगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੌਨ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और इन्वेस्टमेंट करन नाल बाद दे विच ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रॉफिट मिलता ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ठीक है जी, प्रॉफिट मिलता ਹੁੰਦੇ। मान लो तुसीं 2 मशीनां खरीद लिया तो हुण 2 मशीनां ਨੂੰ माल बनाओगे तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ लाभ तो ਤੁਹਾਨੂੰ दुगना ही मिलूगा ना, ठीक है जी। वर्तमान भंडार ਵਿੱਚ वाधा, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਭੰਡਾਰ ਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, MEC ਮਾਰਜਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ 150 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਕ ਲਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ 150 ਰੁਪਏ में, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुहानू प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसलिए कहने कि जो इंटरस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट आ वो किहदे ते डिपेंड करदा गा, इंटरस्ट रेट की है, इंटरस्ट रेट के उत्ते डिपेंड करदी है। हुण मान लो इस तो उल्ट केस मान लो की हुंदा गा, उल्ट केस मान लो जिवें कि मान लो थोड़े बैंक दे आ बैंक आ थोड़ा, ठीक है, इहदे विच तुसीं रखदे हो 1000 रुपये ला लो हुण भी, ठीक है, हुण 1000 रुपये रखदे हो तो हुण तुहानू मिल रहे ने 100 रुपये साल दा इंटरस्ट के रूप विच, यानी हुण तुहानू कितना मिल रहा है 1100 रुपये मिल रहे हैं। पहला तुहानू कितना मिल रहा सीगा 1200 रुपये मिल रहे सीगे, ठीक है, ये इंटरस्ट जुड़दा हुंदा ना, उवें इंटरस्ट इहदे ते जुड़ गया तो कितना मिल गया 1100 रुपये, ठीक है। हुण जे तुसीं यही इन्वेस्टमेंट करदे हो, आ तुहाडा इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपये का, ठीक है, तो हुण तुहानू कितना मिल रहा 200 रुपये, ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ कितना हो गया 1200 रुपये, यानी तुहानू प्रॉफिट 200 रुपये का हो रहा गा, ठीक है। तो हुण दसो इस केस दे विच तुसीं की करोगे, इस केस दे विच तुसीं की करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। यानी इत्थों ये आपां नूं क्लीयर हो गया, आपां नूं किहड़ी गल क्लीयर होगी, जे मान लो इंटरस्ट रेट घट है तो आपां की करांगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करांगे, ज़्यादा करांगे, ठीक है जी। जे मान लो इंटरस्ट रेट घट वध है, इंटरस्ट रेट वध है यानी जिथे आपां नूं प्रॉफिट हो रहा इंटरस्ट नाल, तो उत्थे आपां की करांगे, इन्वेस्टमेंट नूं की कर दांगे, उत्थे आपां इन्वेस्टमेंट नूं घटा देवांगे, ठीक है जी। क्लीयर हो गई है गल।
इसलिए हुण आपां लिख सकते हैं कि किहड़े फैक्टर ने जिहदे ते इन्वेस्टमेंट डिपेंड करदी आ, प्रॉफिट दे उत्ते डिपेंड करदी आ और इंटरस्ट रेट ते डिपेंड करदी आ। ठीक है, एक समझदार उद्यमी तां ही ये उही दस्सिया जो मैंने तुहानूं समझाया, फिर भी मैं तुहानूं पढ़ दिंदी आ की लिखिया होया इहदे विच। उद्यमी तां ही निवेश करेगा जे पूंजी दी कार्यकुशलता व्याज दी दर तो वध है। इस तो उल्ट जे व्याज दी दर पूंजी दी सीमांत कार्यकुशलता तो वध लगदी है तां निवेश करन दी प्रेरणा नहीं रहेगी। ठीक है, जे तुसीं ओह समझ गए हो तो तुहानूं ये पूरा समझ आ गया होगा की कहना चाहते हैं। ठीक है जी, हुण नैक्सट क्वेश्चन अपना की है, 6th क्वेश्चन की अपना कि कैपिटल फॉर्मेशन तो की भाव है, यानी पूंजी निर्माण तो की भाव है, कुल पूंजी निर्माण शुद्ध पूंजी निर्माण की हुंदा गा। ठीक है जी, जदों वर्तमान आमदन का कुछ भाग बचाया जाता है, वर्तमान आमदन जो मान लो थोड़ी आमदन 200 रुपया, ये कुछ बचा लोगे तो वर्तमान आमदन होगी। ठीक है, बचा लोगे तो उसका भविख विच की करोगे, भविख दे विच थोड़ी वो आमदन हो जूगी, जिहड़ी सेविंग हुण करोगे वो भविख दे विच थोड़ी आमदन होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ऐ तो है नहीं कि तुसीं बचत कीती तुसीं किसी और नूं देता, नहीं ना। आमदन अते उत्पादन वधाउण लई निवेश किया जाता है, तो जिहड़ा हुण बचत करोगे वो भविख दे विच तुसीं की करोगे, उत्पादन नूं वधाउण दे लई की करोगे, निवेश करोगे, उसनूं ही पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक है, बस बहुत थोड़ा डिफरेंस आ दोनों दे विच। ठीक है, कुल पूंजी निर्माण की होंदी है, कुल पूंजी निर्माण का अर्थ है कुल निवेश तो है, कुल निवेश मतलब जो कुल निवेश कर रहे हैं गा, जो मान लो 1000 रुपया तो 1000 रुपये का कुल निवेश किया जा रहा है, तो ये पूरा 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट का मन्निया जाऊगा, जिस दे अंदर घिसावट लई किया गया निवेश और शुद्ध निवेश शामिल हुंदा है। ये विच घिसावट भी शामिल होगी और कुल निवेश भी शामिल होगा। किवें, जे मान लो तुसी एक फैक्ट्री है, थोड़ी ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये तुसी एक मशीन 2 मशीनां पहलां दी लगियां हुई ने। ठीक है, हुण 2021 दे विच तुसी 2 मशीनां लगाईयां ने, 2022 दे विच तुसी फिर 2 मशीनां लिया के लगा दिंदे हो। ठीक है, तो हुण मान लो ये 2 मशीनां नूं उस समय खरीदण दे विच किन्ना रुपए लग्गिया सीगा, जो रुपए लगे सी मान लो 2000 रुपए लगे सीगे ये मशीन नूं लगाउण दे लई पहला। ठीक है, और हुण जिहड़े 2 मशीनां खरीदियां ने वो हुण आपां नूं ये पहलां नालों महंगियां मिलणगियां, तो मान लो हुण आपां नूं ये मशीन जिहड़ी पैगी 3000 दी पैगी। ठीक है, तो हुण इन्वेस्टमेंट किन्ना मन्निया जाऊगा, पहला नालों इन्वेस्टमेंट किन्ना कीता, 2 मशीनां दा कीता, प्लस हुण मान लो ये 2 मशीन आ, इहनूं आपां यूज़ करदे करदे इहदे रिपेयरिंग दे उत्ते खर्चा तो आया होगा। हुण ऐ तो है नहीं कि कोई चीज़ नूं खरीददे आ ओनूं मतलब सही तरीके नाल चलाउण दे लई उहदे ते कोई खर्चा ही ना करिए, ओनूं जदों आपां किसी चीज़ की वरतों करदे आ तो उहदी रिपेयरिंग दा खर्चा तो आंदा ही हुंदा उहदी वरतों करी जाइए तो घिसूगी ना, घिसूगी मतलब ओहदा अपना डेप्रीशीएशन कट्टांगे। ठीक है जी, तो इहदे उत्ते खर्चा भी लग जाता गा, तो हुण इहदे उत्ते खर्चा मान लो 1000 रुपये का खर्चा कर दिंदे आ कि इहदा कोई तेल तूल दी मशीन लग गई या फिर कोई रिपेयरिंग आ गया, कोई डैमेज आ गई, उन्होंने ठीक करन दे उत्ते मान लो 1000 रुपये का खर्चा आ गया, तो हुण कुल इन्वेस्टमेंट की मन्निया जाऊगा, कुल इन्वेस्टमेंट थोड़ा 4000 का मन्निया जाऊगा। क्यों, क्योंकि जिन्ना थोड़ा रिपेयरिंग का खर्चा आया और जिन्ना तुसी कुल इन्वेस्टमेंट किया गा, यानी 2 मशीनां नूं खरीदिया और जो घिसावट है ये दोनों के जोड़ नूं ही आपां की कहने हुंदे आ कुल इन्वेस्टमेंट कहने हुंदे आ। ठीक है, हुण कुल इन्वेस्टमेंट दे विच अगर जे मान लो हुण आपां नूं कह देवे कि शुद्ध इन्वेस्टमेंट किंदा, तो शुद्ध इन्वेस्टमेंट हुंदा गा जदों आपां कुल निवेश दे विच आपां डेप्रीशीएशन नूं घटा देवांगे, यानी 3000 दे विच जदों आपां 1000 रुपये माइनस कर दांगे तो अपना 2000 की आ जाऊगा, ये अपना कुल आ जाऊगा। यानी कि शुद्ध निवेश का मतलब हुंदा सिर्फ नवीं चीज़ां नवीं मशीनां जिहड़ियां लगाईयां ने उहदे उत्ते जिहड़ा खर्चा आंदा सिर्फ उही खर्चा, इहदे विच डेप्रीशीएशन शामिल नहीं हुंदा। ठीक है जी, इत्थे भी उही लिखिया होया कुल पूंजी निर्माण की हुंदी है कि इहदे विच घिसावट नूं शामिल किया जांदा गा। ठीक है, और नवीं मशीनां दे उत्ते जो खर्च किया जांदा। शुद्ध पूंजी निर्माण तो भाव है शुद्ध पूंजी निर्माण दे विच जदों आपां घिसावट नूं कुल पूंजी निर्माण दे विच जदों घिसावट नूं कट दिंदे आ तां शुद्ध पूंजी निर्माण निकल जांदा। असल विच जिहड़ा निवेश मन्निया जांदा ना वो असल दे विच इहनूं मन्निया जांदा गा, शुद्ध निवेश नूं ही असल निवेश मन्निया जांदा गा। ठीक है जी, आज की वीडियो के इन्ना ही। इस वीडियो के आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा। जो थोड़ा समझ आ गया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।